अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इससे पहले जो है कोडिंग पढ़ रहे थे। ठीक है, ये कोडिंग के अंदर ही है। ठीक है, वॉक थ्रू वगैरह और हमने कोड इंस्पेक्शन के बारे में देखा था। क्लीन रूम टेस्टिंग, जी क्लीन रूम टेस्टिंग क्या होती है? क्लीन रूम टेस्टिंग वाज पायोनियर्ड बाय आईबीएम। ठीक है, ये आईबीएम कंपनी है, उसने इसका टेस्ट जो है कंसेप्ट दिया था। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग रिलाइज हैविली ऑन वॉक थ्रू। ये जो टेस्ट की टाइप है, ये एक्चुअली आपका जो वॉक थ्रू है उसके ऊपर डिपेंड करती है, इंस्पेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, उनके लिए की जाती है, एंड फॉर्मल वेरिफिकेशन के लिए की जाती है। The programmers are not allowed to test any of their code by executing the code other than doing some syntax testing using a compiler. मतलब जो भी प्रोग्रामर्स हैं वो अलाउ नहीं करते, जो भी आपकी टेस्टिंग हो रही है आपके कोड की, बाय एग्जीक्यूटिंग द कोड अदर देन डूइंग सम सिंटैक्स टेस्टिंग यूजिंग कंपाइलर। मतलब कि वो कुछ और सिंटैक्स टेस्टिंग यूज़ करते हैं जो कि कंपाइलर करेगा, तो उसको कहते हैं क्लीन रूम टेस्टिंग। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसका आपकी क्लीन रूम टेस्टिंग का, दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज जीरो डिफेक्ट सॉफ्टवेयर। The name clean room was derived from an analogy with the semiconductor fabrication units। यहाँ से निकाला गया है। In these units, ये अब units कौन से होते हैं जो fabrications होते हैं? In these unit clean room defects are avoided। इसमें जो भी डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं वॉक थ्रू में, इंस्पेक्शन या फॉर्मल वेरिफिकेशन में, उसको अवॉइड किया जाता है बाय मैन्युफैक्चरिंग इन अल्ट्रा क्लीन एटमॉस्फेयर। In this kind of development inspection to check the consistency of the components with their specification has replaced unit testing। ठीक है, और जो भी यहाँ पे कंपोनेंट्स वगैरह है, जो भी इसके स्पेसिफिकेशन है, उसको हम किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं? अपनी यूनिट टेस्टिंग से। सो दिस तकनीक जो आपकी क्लीन रूम वाली तकनीक है टेस्टिंग की, ये तकनीक रिपोर्टली प्रोड्यूस डॉक्यूमेंटेशन एंड कोड दैट इज़ मोर रिलायबल एंड मेंटेनेबल। ठीक है, इसमें मतलब कि मोर रिलायबल और मेंटेनेबल होता है देन अदर डेवलपमेंट मेथड्स। सो आपका जो क्लीन रूम मेथड्स है वो रिलायबल होता है, बहुत ज़्यादा मोर एफिशिएंट होता है, मेंटेनेबल होता है। Heavily on code execution based testing, the clean room approach to software development is based on 5 characteristics। हाँ जी, भी हम किस बेस पे इसको जो है वो अच्छा कहते हैं क्लीन रूम अप्रोच को? ये इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसको देख लेते हैं। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, स्टैटिक वेरिफिकेशन है, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम है। हाँ जी, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है? दिस सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप्ड इज फॉर्मली स्पेसिफाइड। A state transition model which shows system responses। इसमें क्या होता है? जो भी आपका ट्रांजिशन मॉडल है, जो भी एक मॉडल बना हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सिस्टम के रिस्पॉन्सेज को शो करेगा। टू स्टिमुलाई इज यूज टू एक्सप्रेस द स्पेसिफिकेशन। जी, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन का मतलब यही होता है कि वो आपके मॉडल जो बनाया हुआ है उसके सिस्टम के रिस्पॉन्सेज को स्टिमुलेट करेगा, जस्ट एक्सप्रेस करेगा कि ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, ये मतलब कि रिप्रेजेंट कर रहा है। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट क्या चीज़ है? दिस सॉफ्टवेयर इज पार्टीशन इनटू इंक्रीमेंट्स which are developed and validate separately using the clean room processes। हाँ जी, भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर को पार्टीशन में चेंज कर दिया जाता है। किस पर्पज़ के लिए? इंक्रीमेंट करने के लिए, जो कि डेवलप किया जाता है और वैलिडेट किया जाता है, जिसमें हमारे सारे पार्ट्स जो हैं वो सेपरेटली हम अलग-अलग उसके ऊपर क्लीन रूम प्रोसेस जो है वो अप्लाई करते हैं। दीज इंक्रीमेंट्स आर स्पेसिफाइड। जो ये इंक्रीमेंट्स अब लगे हुए हैं हर एक स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर, विद कस्टमर इनपुट एट एन अर्ली स्टेज इन द प्रोसेस। देखिए, हम जो भी चीज़ होती है इनपुट लेते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, देन ही आपके पास आउटपुट आती है। तो इस तरह इसका इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल भी आपने पीछे पढ़ा हुआ है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। हमने जो अपने फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ें देखी हुई हैं। हाँ जी, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग ओनली एंड लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रोल्स एंड डाटा एब्स्ट्रैक्शन कंस्ट्रक्ट आर यूज। सो यहाँ पे जो है लिमिटेड नंबर्स होंगे तो ये ज़्यादा अच्छे जो है आपका क्लीन रूम टेस्टिंग परफॉर्म करेगा। द प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस इज प्रोसेस ऑफ स्टेप वाइज रिफाइनमेंट ऑफ द स्पेसिफिकेशन। स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि स्टेप बाय स्टेप काम करना, लेकिन शर्त ये है कि लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रोल जो हैं आपको प्रोवाइड करता है और उसी में से ही हम एब्स्ट्रैक्शन और कंस्ट्रक्ट वगैरह कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिफिकेशन, दी डेवलप्ड सॉफ्टवेयर
अब यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हो गया है, ये डेवलप हो रहा है, इज स्टैटिस्टिकली वेरीफाइड यूजिंग रिगरस सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन। ठीक है, उसको हम स्टैटिक वेरिफिकेशन करते हैं, इसमें मतलब को कोई भी डायनामिक नहीं है, हम जस्ट फ्लो देख रहे हैं, सीक्वेंस वाइज उसको देख रहे हैं। ठीक है, स्मूथली काम कर रहे हैं। देर इज नो यूनिट, तो यहाँ पे अब वही चीज़ के स्टैटिक वेरिफिकेशन है, देर इज नो यूनिट और मॉड्यूल टेस्टिंग प्रोसेस फॉर कोर कंपोनेंट। तो यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक वेरिफिकेशन हो रही है, यहाँ पे कंपोनेंट की टेस्टिंग परफॉर्म नहीं हो रही। स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम, हाँ जी, अब यहाँ पे टेस्टिंग होगी, दी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंटेड इज टेस्टेड। ठीक है, वहाँ ये आपकी स्टैटिस्टिकल वेरिफिकेशन में क्या है, सिर्फ वेरिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसको। ठीक है, और इंस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन मतलब जज कर रहे हैं। तो लेकिन स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम में क्या है, यहाँ पे हम जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है इंटीग्रेट किया हुआ है इंक्रीमेंट के साथ, उसको टेस्ट कर रहे हैं। किस पर्पज़ के लिए, उसकी रिलायबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए। These statistical sets are based on the operational profile which is developed in parallel with the system specification. देखिए, जब एक सॉफ्टवेयर बन गया हुआ तो हम उसको पैरेलल प्रोसेसिंग ही कर रहे होते हैं, क्योंकि हम एक साथ उसको चला रहे होते हैं, तो वो पैरेलल डेवलप किया जाता है, उसकी स्पेसिफिकेशन भी जो है उसी फॉर्म में ही हम करते हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है जब हम पैरेलल की बात करते हैं। The main problem with this approach is that testing effort is increased as walkthrough, inspection and verification are time consuming. Yes, आपके जो ये methods हैं walk through, inspection, verification and time consuming, जो ये आपकी static verification के बाद testing हो रही है ना, तो इनके बाद जो testing कर रहे हैं वो हमारी increase हो रही है, हमारी time consuming है, waste हो रहा है time, cost भी लग रही है। तो इस सेंस में इसको कहा गया कि ये एक मेन इसमें प्रॉब्लम है, इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। जी, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन क्या है, जब व्हेन वेरियस काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड, देन नॉट ओनली द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एंड द सोर्स कोड आर डेवलप्ड बट आल्सो वेरियस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन सच एज यूजर मैनुअल्स, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एसआरएस जिसे हम कहते हैं, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, टेस्ट डॉक्यूमेंट, इंस्टॉलेशन मैनुअल, ईटीसी, ये हमारी सारी किसके अंदर आती हैं, हमारी सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आती हैं। तो हमें ये लाजमी करना होता है, हम सिर्फ और सिर्फ कोड नहीं कर रहे होते। मैंने वही चीज़ बताई है कि जो काम आप डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में कर लेते हैं, अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड राइट कर लेते हैं, इसको लेके चलते हैं साथ में डॉक्यूमेंट्री को, एसआरएस बना के चलते हैं, तो वो आपके फ्यूचर में भी काम आता है और उससे आपका जो मतलब दूसरा बंदा है समझने वाला, उसके लिए भी ईजीनेस होती है और इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ता है। Are developed as part of any software engineering process. All these documents are vital part of good software development practice. So documentation जो है वो एक good practice है, जो भी developer है, आपका software बनाने वाला है या हम ही software बना रहे हैं, तो documentary लाजमी होनी चाहिए। Good document are very useful and serve the following purposes. ठीक है, पर्पजेज इसके ये हैं कि गुड अच्छी डॉक्यूमेंटेशन के क्या हैबिट्स होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। हाँ जी भाई, गुड डॉक्यूमेंट एनहांस अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। यस, मैं अब अपना सॉफ्टवेयर व्यू करवाना चाह रही हूँ, तो मैं अब अपना सॉफ्टवेयर तो ना हर किसी को तो इस्तेमाल ही नहीं करना आता। आप वो डॉक्यूमेंट्री जो लिखी है वो दूसरे बंदे को शेयर करेंगे तो वो समझ आएगा कि हाँ ये इसने 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 अपने जो कोड है उसमें ये काम किया है। मैं एक मतलब इस आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है उस, और अगर कोई गलती होगी, एरर्स होंगे, तो वो मेंटेन किया जा सकता है सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके। दे रिड्यूस द एफर्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर मेंटेनेंस। हाँ जी, एक्चुअली मेंटेनेंस से बच जाते हैं। यूज डॉक्यूमेंट्स हेल्प द यूजर इन इफेक्टिवली यूजिंग द सिस्टम। गुड डॉक्यूमेंट हेल्प इन इफेक्टिवली हैंडलिंग दी मैन पावर टर्न ओवर प्रॉब्लम। जो भी आप में वही बात है कि हर किसी को तो नहीं ना आप कोड आपका रन करना आता, तो वो एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर लेगा, तो इससे उसकी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। इवन व्हेन एन इंजीनियर लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स सपोज कर लेते हैं जो इंजीनियर है, डेवलपर है बनाने वाला, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता है एंड न्यू इंजीनियर कम्स इन, तो न्यू और मतलब डेवलपर है उसकी जगह पे आ जाता है। ही कैन बिल्ड अप द रिक्वायर्ड नॉलेज इजीली। तो वो कैसे है, वो अब वो कोड को रन नहीं करेगा, वो आपकी प्रोग्रामिंग को व्यू नहीं करेगा, वो आपके प्रोजेक्ट को नहीं देखेगा, सॉफ्टवेयर को नहीं देखेगा, वो किस चीज़ को पिक करेगा, उसने डॉक्यूमेंटेशन को रीड करना है, उसको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या काम किया हुआ है। प्रोडक्शन ऑफ गुड डॉक्यूमेंट हेल्प दी
मैनेजर इन इफेक्टिवली ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। यस, इसमें हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं जो भी चीज़ हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। द प्रोजेक्ट मैनेजर नोज द measurable progress in achieved if a piece of work is done and the required document have been produced and reviewed। ठीक है, अब वह ऐसा भी नहीं है कि डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है आपने खुद ही बना ली और खुद ही साइड पे रख ली है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको भी व्यू करवाना चाहिए क्योंकि बहुत गलतियां होती हैं उसके अंदर, तो फिर उसको ठीक करवाया जाता है। ओवरऑल ये कह दें कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बगैर आपका सॉफ्टवेयर जो है वो फजूल है। Different types of software documents can broadly be classified into the following। अब दो तरह की है टाइप, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन। हम पहले बात करते हैं इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन की। इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? ये एक ऐसा कोड हम कॉम्प्रीहेंशन फीचर होता है जो कि प्रोवाइड करता है आपके सोर्स कोड इटसेल्फ। मतलब कि इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन आपने जो सोर्स कोड लिखा है उसकी ऑटोमेटिकली कॉम्प्रीहेंशन कर रहा है। मतलब इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन इज प्रोवाइडेड थ्रू अप्रोप्रिएट मॉड्यूल हेडर एंड कमेंट्स एम्बेडेड इन द सोर्स कोड। हाँ जी, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन कौन सी हुई? डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट होती है। सो ये वो है जब हम कोड कर रहे होते हैं HTML PHP ETC, इसका कुछ भी कोड लिख रहे होते हैं तो हम कह देते हैं ये सेक्शन सम अप का है, ये जो सेक्शन है एडिशन का है, ये मैंने कोड ईमेल का लिखा है। तो बेटा वो जो एक्चुअली आप कमेंट्स कर रहे होते हैं उसको हाइड कर रहे होते हैं कमेंट्स लिख के और प्रूफ दे रहे हैं कि ये सेक्शन इस चीज़ से रेलिवेंट है, वो आपकी होती है इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन। हम सेक्शन बना के काम कर रहे होते हैं, ये सेक्शन इस चीज़ का, ये सेक्शन इस चीज़ का है। तो एक तो प्रोग्रामर जो होता है, इंजीनियर जो होता है, इस चीज़ से समझ आता है। एक तो वो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन होती है जो एक्चुअली हार्ड बाइंडिंग में जमा करवाते हैं। तो मैं ये चीज़ कहती हूँ कि दोनों तरह की डॉक्यूमेंट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को चाहिए कि अपने कोड में भी कमेंट्स लगा के काम किया करें कि ये पार्ट ये चीज़ है, कल आप लोगों को ही कोड सर्च करने में आसानी होगी। So internal documentation is also provided through the useful variable names, modules and functions headers, code indentation, code structuring, use of enumerated types and constant identifier। जहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ये आप लोगों का कमेंट्स का सेक्शन है तो ये चीज़ को रिप्रेजेंट करे कि हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप भी होती हैं, बिल्ट इन भी होती हैं, बिल्ट इन फंक्शंस भी होती हैं, मॉड्यूल्स बना के काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट फ्रेम्स वर्क में काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंट्री का इस्तेमाल करते हैं, हम वहाँ पे कमेंट्स लगा के सेक्शन लगा के काम करेंगे तो वो हमारा ही फ़ायदा होगा और कल हमें ही उसको समझने में आसानी होगी। लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ कोड कमेंटिंग डज नॉट इन एनी वे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कोड। यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 है। अब a इज इक्वल टू 10 है, मुझे क्या पता ये क्या है, लेकिन कमेंट डाल के लिखा है a मेड 10, मतलब जो 10 वैल्यू है वो a के अंदर रखी गई है, तो इससे क्लियर पता चल रहा है। But even when code is carefully commented, meaningful variable names still are more helpful in understanding the piece of code. Good software development organizations usually ensure good internal documentation by appropriately formulating their coding standards and कोडिंग गाइडलाइंस। वही चीज़ के जो आपके टॉप डेवलपर्स हैं, जो भी सॉफ्टवेयर बनवा रहे होते हैं, वो ये लाजमी कहते हैं कि कमेंट्स करके काम करें। इंटरनल डॉक्यूमेंट्री इसका नाम होता है, जो भी हम कमेंटिंग्स लगा के काम कर रहे होते हैं। हाँ जी भाई, दूसरी होती है आपकी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन इज प्रोवाइडेड थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन सच एज यूजर मैनुअल। ये आपकी वो डॉक्यूमेंटेशन है जिसे हम हार्ड फॉर्म में कहते हैं कि अपनी डॉक्यूमेंट्स बनाएं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जब आपने लास्ट सेमेस्टर में अपनी प्रोजेक्ट की हार्ड बाइंडिंग बनानी होती है, ठीक है, वो होता है आपका यूजर मैनुअल, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, SRS डॉक्यूमेंट्स, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, टेस्ट डॉक्यूमेंट्स ETC। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सो इससे पहले आप लोगों ने SRS बनानी भी देख ली है, आप लोगों ने ये चीज़ें भी देख ली हैं, UML डायग्राम्स ETC जिसे हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, टेस्ट डॉक्यूमेंट्स और यूजर मैनुअल्स ये चीज़ें आएंगी, तो ये भी आप लोगों को आगे असाइनमेंट में एज अ टास्क मिलेगा।
A systematic software development style ensures that all these documents are produced in an orderly fashion. So यहाँ पे जो भी हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन बना रहे होते हैं, लाइक अगर चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन है, उसमें हिस्ट्री है, जो भी चीज़ें आपसे मांगी जाए, मॉडल बनाने हैं, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर होता है, फिर तीसरा होता है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आपके चैप्टर्स जो होते हैं, फिर उसके बेस पे ही हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। जी, यहाँ तक तो था आपका कोडिंग का सेक्शन, ठीक है, वो सारी चीज़ें कोडिंग में आती हैं, ठीक है। कोडिंग में आपकी इंटरनल हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। जी, अब हम पढ़नी है टेस्टिंग। क्या होती है आपकी टेस्टिंग? ये आपकी कोडिंग के बाद ही करेंगे ना, जब कोड कर लिया तो कोड को ही टेस्ट करना होता है। हाँ जी, प्रोग्राम टेस्टिंग। टेस्टिंग अ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द प्रोग्राम with a set of test inputs or test cases and observing if the program behaves as expected. So टेस्टिंग का पर्पज़ ये होता है कि हमने अब देखना है कि एक्चुअली जो आपने आपने इनपुट सेट की है उसके ऊपर जो टेस्ट केसेस अप्लाई करेंगे हम डिफरेंट, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट केसेस अप्लाई होंगे कि क्या आपने जो काम किया है वो एक्चुअली वो फुलफिल कर रहा है जो आपकी यूज़र की रिक्वायरमेंट है या आपकी रिक्वायरमेंट है। If the program fails to behave as expected, then the condition under which failure occurs are not noted for later debugging and correction. So let's suppose कर लेते हैं कुछ प्रोग्राम फेल हो गए हैं, मतलब टेस्टिंग में सही नहीं आए, तो फिर जो कुछ के ऊपर कंडीशंस होती हैं उसके फेलियर होने की उसको नोट आउट कर लिया जाता है और इन द फ्यूचर और लेटर पर्पज़ के लिए हम डीबग और उसमें करेक्शन कर लेते हैं। सो यहाँ पे कॉमनली यूज टर्म्स होती हैं जो कि आपकी टेस्टिंग के साथ जुड़ी होती हैं, जैसे कि आपकी फेलियर है, टेस्ट केस है, टेस्ट सूट है। हाँ जी, फेलियर, दिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एन एरर, ठीक है, मतलब कि हमें एक एरर है, कोई फेलियर के चांसेस हो गए, ठीक है, फेलियर ही होता है, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है फेलियर है, कोई भी एरर्स आ गए हैं, फाउंड हो गए हैं, और डिबग और बग, ठीक है, तो फिर हमने इसको क्या करना होता है, बट दी बट दी मेयर प्रेजेंस ऑफ एन एरर मे नॉट नेसेसरली लीड टू अ फेलियर। सो समटाइम जो सिस्टम्स होते हैं फेलियर की तरफ तब ही जाते हैं जब आप उसके ऊपर प्रॉपर टेस्टिंग अप्लाई नहीं करते, या टेस्टिंग के बाद आपको उसके अंदर आपको पता चल गया कि इसके अंदर ये बग है, ये डिफेक्ट है, तो आप इसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते। तो समटाइम्स ये चीज़ें जो है वो आपकी एरर्स ही आपको फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। हाँ जी, टेस्ट केस, दिस इज द ट्रिपलेट ISO। अब यहाँ पे ISO क्या है ये भी आगे बताती हूँ मैं। वेयर I इज द डाटा इनपुट टू द सिस्टम, जो आप डाटा एंटर कर रहे हैं सिस्टम में, इनपुट में। S इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम एट विच द डाटा इज इनपुट। तो यहाँ पे S जो है वो स्टेट है सिस्टम की कि जिसके अंदर आपने डाटा किस फॉर्म में एंटर किया है, और जो O है वो है आपकी आउटपुट। O इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ द सिस्टम। सो ये होता है आपका टेस्ट केस। हाँ जी, टेस्ट सूट क्या है, दिस इज द टेस्ट ऑफ ऑल टेस्ट केसेस। इसने क्या करना होता है, जितने भी ये टेस्ट केसेस हमने लगाए हैं, मतलब डिफरेंट इनपुट आ रही है, उसके ऊपर स्टेट्स लग रही हैं, उसकी आउटपुट आ रही है, सेट ऑफ टेस्ट केसेस with which a given software product is to be tested, ठीक है, जो भी हमने टेस्ट केसेस के अंदर काम किया है वो टेस्ट सूट जो है उसको चेक करेगा। सूट का मतलब ही यही होता है कि मल्टीपल जिसके अंदर पैक अवेलेबल हों, ठीक है। नेटवर्किंग की टर्म में जैसे कि हमारे पास था TCP/IP सूट, तो TCP/IP सूट हो गया, किस चीज़ हो गया कि मल्टीपल लेयर्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ एक ही काम नहीं हो रहा, मल्टीपल काम हो रहे हैं। जैसे आप लोगों का MS ऑफिस है, एक और एग्जांपल है MS ऑफिस है। आप इसको MS सूट क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ MS वर्ड नहीं है, MS पावर पॉइंट भी है, एक्सेल भी है, मतलब वीजियो भी है, तो डिफरेंट इसके अंदर सॉफ्टवेयर हैं, तो इसको हम सूट का नाम देते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट सूट है तो मतलब डिफरेंट टेस्ट केसेस कंबाइन होकर काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट को टेस्ट किया जा रहा है, तो उसको कहते हैं टेस्ट सूट। हाँ जी, एम्स ऑफ टेस्टिंग, यहाँ पे क्या मकसद है आपकी टेस्टिंग का। द एम ऑफ टेस्टिंग प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई ऑल डिफेक्ट्स एग्जिस्टिंग इन अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट
However, for the most practical system, even after satisfactorily carrying out the testing phase, it is not possible to guarantee that the software is error free. सो टेस्टिंग का पर्पज़ यही होता है कि हमने देखना है कि हमारा काम जो है हमने कोड किया है वो ठीक है या नहीं है, और वो एरर मतलब जो आए हैं उसको सॉल्व करें। अब कभी भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ परफेक्ट बनी हो, उसमें कोई ना कोई एरर्स जो है वो रह ही जाते हैं, जितना मर्ज़ी आप उसको टेस्ट कर लें। बस हमने ये है कि उसको कवर अप करने की कोशिश करनी होती है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी होती है। प्रॉब्लम आ गई है, उसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट्स करते हैं। This is because of the fact that the input domain of the most software product is very large. So उसकी बेस पे डिपेंड करता है, आप जितना आपका सॉफ्टवेयर इनपुट डाटा आप दे रहे हैं, जितनी डोमेन होगी उतना ही प्रोडक्ट जो है वो लार्ज होगा, उसकी टेस्टिंग भी उतनी ही कॉम्प्लेक्स होगी। यहाँ पे आगे देखते हैं वेरिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन। जी, अब दोनों में क्या डिफरेंस है? वेरिफिकेशन क्या होती है और वैलिडेशन क्या होती है? वेरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि इस चीज़ को जज करता है वेदर द आउटपुट ऑफ वन फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कन्फर्म्स टू दैट इट्स प्रीवियस फेज। मतलब वेरिफिकेशन ने करना क्या है, जो एक फेज है सॉफ्टवेयर की जो डेवलप आप कर चुके हैं या कर रहे हैं, उसने उसके प्रीवियस वर्जन के साथ उसको वेरीफाई दे करके देखना होता है, डिटरमिन करना होता है। मतलब मैंने अब एम एस वर्ड की बात करती हूँ तो एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है 2007 का, अब 2010 बना है, तो 2010 ने उसको किस वर्जन के साथ वेरीफाई किया? अपने प्रीवियस वर्जन, प्रीवियस फेज के साथ उसको टैली करके देखा, डिटरमिन करके देखा। जो कि वैलिडेशन है, वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिंग वेदर अ फुली developed system conforms to its requirement specification. Thus, while verification is concerned with phase containment of errors, the aim of validation is the final product to be error free. तो यहाँ पे क्या है, जो भी आपकी फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होनी चाहिए? एरर फ्री होनी चाहिए। यही तक था आप लोगों का लेक्चर। गुड लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।